नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज के लाइव में हम देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जिस तरह से राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग की है और उसको लेकर अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत जैसे मंत्रियों ने किस तरह की ओछी टिप्पणी राहुल गांधी पर की। लेकिन अब उन्हीं की सहयोगी दल जो है वो राहुल गांधी की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो वक्फ बोर्ड वाला कानून जो है, जो अधिनियम है, उसमें संशोधन करने जा रही है केंद्र सरकार और इसको लेकर भी जो मोदी जी के सहयोगी दल हैं, कई दलों ने इसका विरोध किया है, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो। और इसके अलावा तो लगातार जो है मोदी सरकार के मंत्रियों का, उनके सांसदों का, उनके नेताओं का विरोध जिस तरह से देखने को मिल रहा है, तो अब गिरिराज सिंह का जबरदस्त विरोध जो है वो किया गया है, उनकी गाड़ी तक को घेर लिया गया। आगे क्या कुछ हुआ सब कुछ आपको बताएंगे। इसके साथ ही यूट्यूब को लेकर जो नया कानून सरकार लाने जा रही है उस पर विपक्ष कैसे हमलावर है और क्या कुछ उसमें होने जा रहा है, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय संविधान। जय संविधान सर। तो सबसे पहले मैं सवाल करूंगी कि जो जाति जनगणना की मांग है उसका सपोर्ट अब अनुप्रिया पटेल ने भी किया है और वो भी कह रही हैं कि जाति जनगणना कराना बहुत जरूरी है और इसके बिना देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, इसीलिए ये जाति जनगणना कराई जाए। तो उन्होंने भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया है। तो जो मोदी सरकार आप जानते हैं कि कभी भी इस जातीय जनगणना के सपोर्ट में नहीं रहती है, दोहरा रवैया अपनाती है। बिहार में तो जातीय जनगणना का सपोर्ट करती है, लेकिन केंद्र में जब इसकी बात आती है, जब राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात आती है तो वो पीछे हट जाती है। लेकिन अब जब सहयोगी दल ही इसका समर्थन करने की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तब आपको क्या लगता है कि बीजेपी का क्या स्टैंड हुआ? देखिए निधि, जातीय जनगणना तो देश के लिए अति आवश्यक है, बिल्कुल होनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी पता चलना चाहिए कि अगर किसी वर्ग, मतलब क्या है, कोरिलेशन क्या है, कौन से समाज की कितनी जनसंख्या है और उसने पूंजी पर, सरकारी नौकरियों पर कितना कब्जा किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर एक समाज जिसका उत्पीड़न हो रहा है, जिसको बिल्कुल वंचित किया जा रहा है, उसकी संख्या ज्यादा है और उसके अंदर सारे गुण होने के बावजूद इस वजह से कि उस समाज के अंदर बिलोंग करता है, उसको न तो बैंक लोन मिलता है, ना उसको इंडस्ट्री में तवज्जो मिलती है, ना उसको नौकरियां मिलती हैं, तो ये हमारे जैसे देश जिसमें बहुत सारे धर्म और जातियां हैं उसके लिए अनुचित है। तो ये आवश्यक है कि जिन लोगों को अभी तक इन चीजों से वंचित रखा गया है उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट है जिसपे भी बहुत ज्यादा वो हो रहा है, असली मुद्दा यह है जिसमें उन्होंने कहा है कि सब कैटेगराइजेशन आप कीजिए। देखिए असली मुद्दा यह है, जो राहुल गांधी ने बड़ी खूबसूरती से लोकसभा के अंदर बताया, उन्होंने पोस्टर दिखाया, पोस्टर में उन्होंने बताया कि बजट बनाने में 20 लोगों का योगदान था, उस 20 लोगों में केवल एक ओबीसी था और एक माइनॉरिटी का आदमी था। जो फोटो के अंदर लोग थे उसमें एक भी ओबीसी, एक भी माइनॉरिटी का आदमी नहीं था। देखिए यह अनुचित है। यह बात दूसरी है कि मैं किस समाज से बिलोंग करता हूं, किस समाज में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन यह भेदभावपूर्ण रणनीति है। और इस प्रकार से अगर एक समाज के बड़े भाग को, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर रिजर्वेशन की भावना को बल दिया था, इसलिए दिया था और इसलिए संविधान सभा उसको मानी थी, इसलिए आवश्यक था कि जिनको वंचित आपने रखा है उनको अगर आप समाज के साथ नहीं जोड़ेंगे। देखिए आज के तारीख में पिछले 75 साल में थोड़ी बहुत समरसता इसलिए कायम हुई है कि उनके समाज के लोग आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, बड़े बड़े पदों पे पहुंचे हैं। तो जो एक समाज का भेदभाव था, ये हमारे बैठने योग्य नहीं है। जब मानी बात है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक समाज का होगा तो बाकी समाज के लोगों को भी मिलजुल कर रहने की आदत डालनी होगी। तो भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है और जो सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है वो है हमारे यहाँ छुआछूत की भावना। छुआछूत की भावना किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत अहितकारी है। सब एक समान है,
सबके एक अधिकार हैं, संविधान ने सबको एक अधिकार दिया है। तो ये मानी बात है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, सत्ता पक्ष वाले मानेंगे, ये आरएसएस वाले मानेंगे, जो मनुवादी व्यवस्था कायम करने की इच्छा रखते हैं उनको भी मानना पड़ेगा। जातीय जनगणना भी होगी और जिस समाज को उपेक्षित रखा गया है उसको, आप बैंक लोन के बारे में पता चला लीजिए, जितने बैंक लोन मिलते हैं उसमें 1% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को 99% लोन मिलता है। और उसमें पता चला ये ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कितना लोन मिलता है, 1% भी लोन नहीं मिलता है। क्योंकि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो बैंक लोन का फायदा उठाते हैं और उस बैंक से लिए हुए लोन को अपनी इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल एनबीएफसीज में घुमा घुमा के 4% ऊपर वो ओबीसी और एससी एसटी को देते हैं। तो ये भेदभाव भारत जैसे देश में अनुचित है। जातीय जनगणना इस देश की आवश्यकता है। जी सर। और इसके अलावा जो सर लगातार मुस्लिम्स को लेकर कानून बनाया जा रहा है, वक्फ बोर्ड को लेकर उसकी शक्तियां कम करने को लेकर जो है संशोधन करने की बात चल रही है कि संसद में इसी हफ्ते में ये नया संशोधन बिल ला सकती है सरकार। अब इसका ही विरोध उनके सहयोगियों ने किया है। पहले तो चिराग पासवान है, उन्होंने कहा है कि पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही अपना रुख साफ करेंगे। इसके बाद जो जेडीयू है और जेडीयू के भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो ये कह रहे हैं कि जो ये बिल है उसको लाने से पहले एक बार सोचने की जरूरत है और जब तक हमसे सलाह नहीं ली जाएगी और हमसे बातचीत नहीं की जाएगी हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे भी दी है। तो ये सारी जो पार्टियां हैं, इसके अलावा विपक्ष ने भी यही चीजें कही हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। कभी नजूल को लेकर कानून, तो कभी वक्फ बोर्ड को लेकर कानून। ये सारी चीजों में बदलाव की क्या जरूरत है? क्या ये सारी चीजें ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, किस लिए सर? अच्छा निधि, एक चीज बताइए, जो ये नजूल की लैंड का बिल लाया गया, नजूल की लैंड सरकारी संपत्तियों में आज से 70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले अगर सरकारी संपत्तियों में बड़े बड़े भू माफिया ने इस पे कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद उन्होंने छोटे छोटे प्लॉट काट के 50 गज के, 100 गज के प्लॉट छोटे छोटे गरीब लोगों को दे दिए और पैसा वसूल लिया। हजारों करोड़ों रुपए बड़े बड़े भूमाफियाओं ने बना लिया। इसके बाद जो छोटा गरीब आदमी है जिसने उसकी रजिस्ट्री करा ली, जिसने उसमें लैंड खरीद ली, उसमें सब कुछ कर लिया, अपना मकान बना लिया, दो दो पुश्तें उसके अंदर रह गई, अब कह रहे हैं कि उसको हम डिमोलिश कर देंगे और वहां पे सड़कें बनाएंगे और वहां पे ब्रिजेस बनाएंगे, वहां पे वो क्या होता है कॉरिडोर्स बनाएंगे। जैसे लखनऊ के अंदर आपने 4000 घर वालों को बेघर कर दिया। अरे ये तो सोचिए, अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप महंगाई का सामना करने के लिए धंधे नहीं चल रहे हैं, निधि वास्तविकता ये है, आज चांदनी चौक, करोल बाग आप चले जाइए, दुकानदार कहते हैं 5 लाख का रेंट दे रहे हैं, 50,000 की सेल नहीं है। मतलब यह है कि जिस आदमी के पास होल्डिंग पावर है, जिसके पास पैसा है, वो तो धंधा तब भी लॉस पे चला रहा है। जो केवल बेचारा सुबह लाता है, शाम को बेच के घर जाता है, क्योंकि बायर के पास पैसा ही नहीं है। और बायर के पास पैसा नहीं, आज शेयर मार्केट का हश्र देख रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने मार्केट को चढ़ाया, आज मार्केट को गिरा दिया। सारा मध्यम वर्ग और छोटा वर्ग परेशान और बर्बाद हो गया। और ये इन्होंने बजट के अंदर, क्योंकि एसटीटी बढ़ा दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया है, सरकार की किटी भर जाएगी, उसकी तिजोरी भर जाएगी, बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरी भर जाएगी और गरीब आदमी मारा जाएगा। यही वक्फ बोर्ड के बारे में मामला है। अरे हम लोग सनातनी लोग रोज सुबह पूजा क्या करते हैं? पृथ्वी शांत हो, हर जगह शांति हो, आपस सद्भाव बढ़े। आप देखिए, मैं तो रोज सुबह बाबा अमरनाथ की जो पूजा होती है उसमें देखता हूं, तो जो पूजा होती है उसमें कहा ही यही जाता है। और यहां ये हर चीज में अशांति पैदा करना चाहते हैं। अरे जब देश की आर्थिक स्थिति की ये हालत हो गई है, जब जीडीपी नहीं बढ़ रही है, लोन बढ़ते चले जा रहा है, रोजगार धंधे चौपट हो गए हैं, तुम नई नई अशांतियां केवल हिंदू मुसलमान का नैरेटिव क्रिएट करने के लिए हिंदुस्तान को अशांत करने में लग गए। तो पहली बार, जैसे एक गाना आपने किसी पिक्चर का सुना होगा कि जब नाविक ही नाव डुबाने के लिए तैयार हो जाए तो उसे कौन बचाए।
यहां जब सत्ता में बैठे हुए लोग ही अपने देश को अशांति की ओर ले जाना चाहते हैं तो इस देश को कौन बचा सकता है? बिल्कुल चिराग पासवान हो, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे जो भी अपोजिशन के लीडर हैं, अगर आपको राजनीति में नहीं, अगर सामाजिक क्षेत्र में रहना है और इस तरह अगर सामाजिक बंटवारे से आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं। आपने कर्नाटका के अंदर देखिए, जिस आदमी ने प्रज्वल रेवन्ना की वीडियो को लीक किया था, उसको ओल्ड मैसूर रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने अपना इंचार्ज बना दिया उस यात्रा के लिए, और जेडीएस वालों की गर्दन पकड़ के उसको अपने साथ ले गए। शुरू में कुमार स्वामी ने, तो बेसिकली इश्यू ये है, अगर ब्लैकमेल कर करके लोगों को आप अपने साथ ईडी और सीबीआई के माध्यम से रखते हैं और इसके बाद समाज को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि दोबारा न जुड़ पाए, तो ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। जी सर, और शायद इसी वजह से विरोध झेलना पड़ रहा है मोदी जी के मंत्रियों को, मोदी जी के नेताओं को। और ये देखिए खबर है गिरिराज सिंह को लेकर कि उनका विरोध हुआ है और वो कार छोड़कर बाइक से निकल गए हैं। बेगूसराय में गिरिराज सिंह का काफिला निकलवाने पहुंची पुलिस और संविदा कर्मियों ने इसका घेराव किया था। तो ये सब देखिए जो है ये कहा जा रहा है कि बेगूसराय में वो पहुंचे थे और वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे और इसी दौरान जो संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्होंने उनकी कार को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। और लेकिन जब गाड़ी का घेराव करने की कोशिश की और उनका काफिला नहीं रुका, तब वो लोग वहां पहुंच गए जहां पर उनका कार्यक्रम था। और जब गिरिराज सिंह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद निकले तो कार्यकर्ताओं ने फिर से उनकी गाड़ी को घेरा। तब केंद्रीय मंत्री ने उनका ज्ञापन तक नहीं लिया और गाड़ी छोड़कर बाइक से निकल गए। तो ये देखिए इसका वीडियो भी सामने आया है। सबसे पहले ये देखिए। तो सर ये गिरिराज सिंह है और देखिए जब इनका घेराव किया गया तो ये बाइक से निकल पड़े। तो इस तरह से स्वास्थ्य कर्मी जो है वो भी कह रहे हैं कि हम लोग तो केवल मांग पत्र के साथ आए थे, मंत्री को मांग पत्र देना चाहते थे, लेकिन मंत्री उन लोगों की बात ही नहीं सुनना चाहते थे। वो कह रहे हैं कि हम क्या वो लोग जनता नहीं है क्या, हमारे वो प्रतिनिधि नहीं है? जब चुनाव आता है तो वोट मांगने आ जाते हैं और सेवा करने की बात करते हैं, लेकिन जब आज वो लोग अपनी मांग रखने आए हैं तो बाइक पर सवार होकर चले गए और बिना हेलमेट पहने हुए चले गए। इनका तो सबसे पहले दोनों जनों का चालान होना चाहिए, मंत्री जी का भी चालान होना चाहिए और जो उनको लेके जा रहे हैं उनका भी चालान हुआ। हेलमेट नहीं पहन रखा है। असल में देखिए ये जनता की गलती है। ये स्वास्थ्य कर्मी जो ये संविदा में हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं, अरे उस समय तो हिंदू मुसलमान में पड़ जाते हैं जब जिताने हराने की बात होती है। अरे आप कल अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन का भी आदमी जीतता है और आपकी बात नहीं सुनता है और आपकी नौकरी के बजाय आपको संविदा में नौकरी रखता है और उसके बाद आपकी मांग नहीं सुनता है, सत्ता से हटा दीजिए, रोटी को पलट दीजिए। क्या जरूरी है आपने कोई किसी की बपौती है कि वो सत्ता में बैठेगा? और धर्म और जाति के आधार पे कि बेगूसराय के अंदर भूमिहार बहुत ज्यादा हैं इसलिए वहां जीत जाएंगे। अगर अपनी धर्म और जाति को देख के आप इलेक्शन में वोट देते रहेंगे तो इसी प्रकार आपके साथ होगा, फिर आपके साथ अनाचार होगा, फिर लड़कियां जो हैं पदक विजेता लड़की सड़कों पे घसीटी जाएंगी, किसान 13 महीने बैठे रहेंगे, लोगों की सुनवाई नहीं होगी। तो अगर आप धर्म और जाति के आधार पर आज के तारीख में धर्म और जाति के उसमें बांटने के अलावा सत्ता पक्ष ने क्या किया, कोई एक बात बता दे। अरे आपका संसद भवन तो चू रहा है, हमारे तो फ्लैट नहीं चूते, हमारे तो मकान नहीं चूते, हम तो उसको रिपेयर करा लेते हैं। 1200 करोड़ का चूना लगा दिया आपने देश के ऊपर। रोड ट्रेन एक्सीडेंट, एक एक दिन में दो दो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज ब्रिज टूट रहे हैं, बिहार के अंदर फिर ब्रिज टूटने की बातें हो रही हैं। और उसके बाद अकर्मण्यता की एक लिमिट है, रोज आतंकवादी हमले हो रहे हैं, शेयर मार्केट गिरा के आपने मध्यम वर्ग और जो शेयर मार्केट में थोड़े बहुत इन्वेस्टेड लोग थे, थोड़ा बहुत उनको फायदा हो रहा था, उनको भी एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल बढ़ा के उनसे भी पैसा लूट लिया। आप देखिएगा आज शाम को लोगों के घर में रोटी नहीं बनेगी, जिस प्रकार से शेयर मार्केट में पता नहीं कितने लाख करोड़ का नुकसान मध्यम वर्ग को हो गया है। जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। और
अब मैं सवाल करूंगी यूट्यूब को लेकर, जो सर कानून जो है लाने वाली है सरकार, और वो यूट्यूब चैनल जिसको लोग लगातार देखते हैं, जिनके जरिए न केवल लोकसभा चुनाव में लोगों ने अपनी एक समझ बनाई, अपनी राय बनाई, बल्कि गोदी मीडिया के एक विकल्प के तौर पर उभर कर आए हैं, और लोग उनको देखना भी पसंद करते हैं। और लगातार मोदी सरकार से हम लोग सवाल पूछते हैं, और जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स नहीं कर पाए, वो यूट्यूब चैनल्स ने सीमित संसाधनों में कर लिया। अब इसी से सरकार इतना डरी हुई है कि अब नया कानून लेकर आई है एकदम से लगाम कसने के लिए। इस कानून को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, हम तो जनता तक पहुंचेंगे, हम तो जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि यह हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक कर्तव्य है कि जनता को हम जागरूक करें। और बिल्कुल जो संजय शर्मा ने कहा, बिल्कुल सही बात कही। अगर यूट्यूब चैनल्स न होते तो आज भारतीय जनता पार्टी के 241 सीटें न आती, वो अल्पमत में ना आता, वो सत्ता में आ जाता केवल यूट्यूब चैनल की वजह से। लेकिन हमें रोक लीजिए, कैसे भी रोकते हैं। जैसे भगत सिंह ने कहा था ना कि हमारे को फांसी पे चढ़ा दोगे, एक भगत सिंह बनेगा, 100 पैदा हो जाएंगे। हम गांव गांव जाएंगे, हम कस्बे कस्बे जाएंगे, वहां मीटिंग करेंगे, चौपाल करेंगे, जनता को बताएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, जनता से कहेंगे कि अपनी जो बेसिक तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए संघर्ष करो, उनके लिए बातें करो, पूजा करो, रोज सुबह अपने घर में पूजा करो। जो लोग मुसलमान हैं अपने घर में अपनी इबादत करें, जो सिख हैं वो अपना गुरुद्वारे में जाके पूजा करें, अपनी अपनी पूजा करो। लेकिन हमारे तुम्हारे मुद्दे हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को नौकरी मिले, जब हम मरे तो हमारे बच्चे कम से कम अपने पैरों पे खड़े रहें, तरसे नहीं। अगर ये लोग सत्ता में इस प्रकार बने रहे और सारी देश की संपत्ति पूंजीपति को सौंपते रहे, अगली जनरेशन भूखी मरेंगी। हमने तो खा पी लिया, क्योंकि हम तो ज्यादातर जीवन हमारा कांग्रेस के जमाने में बीता, जब नौकरियां भी बड़ी आसानी से मिलती थी, महंगाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी, और एक एक आदमी को 4-4 नौकरी के ऑफर होते थे। आज तो भैया एक नौकरी का पोस्ट निकाल दीजिए, 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाता है और नौकरी किसी को मिलती नहीं, सरकारी नौकरी मिलती नहीं। जो नौकरी में आपकी 70,000 तनख्वाह होनी चाहिए, संविदा में उसमें 10,000 की आपको तनख्वाह दी जाती है, फिर आपसे एक्सप्लॉइट आपको किया जाता है। तो भैया हम तो जनता से अपना संवाद नहीं छोड़ेंगे, हम तो हर तरह से, हमारे जैसे लाखों लोग हैं, आपको जो कानून लाना है लाइए। हम लोकतांत्रिक रूप से लोग सर इस अभी देश को जताने लगे सर, हमारे दर्शक है, रेगुलर दर्शक है, और वो कह रहे हैं क्या हम आपका प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे अब? नहीं नहीं, कैसे नहीं देख पाएंगे? अरे हम लोग ऐसे कैसे, अभी बिल कैसे पास हो जाएगा? अभी राज्यसभा के अंदर कैसे पास हो जाएगा? लोकसभा के अंदर कैसे पास हो जाएगा? क्या जो बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं जेडीयू वाले, और ये जेडीएस वाले, और ये शिवसेना वाले, और ये टीडीपी वाले, क्या ये नहीं समझ रहे हैं कि इनको भी बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा? अगर ये यूट्यूब चैनल्स की आवाज बंद हो जाएगी तो इन लोगों को तो मूली की तरह काट के फेंक देंगे। आपने देखिए सरयू राय जो वहां के झारखंड के इंडिपेंडेंट विधायक है, जो बीजेपी के थे और बीजेपी से रिवोल्ट किया था, और मोदी जी और अमित शाह जी को अपना शत्रु मानते हैं, राजनीतिक शत्रु मानते हैं, उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। तो इनके जो समर्थन करने वाले लोग हैं, क्या इस बिल का समर्थन करेंगे? अरे हम लोग कोई बात कहते हैं, जो बात कहते हैं वो बात हम केवल जनता तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि आपके जो संवैधानिक कर्तव्य है, मनुवाद को मत आने दीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे। देश में लोकतंत्र कायम होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। बात खत्म हो गई, तो इसमें हम कौन सी गलत बात कहते हैं? हम कौन सा धार्मिक ध्रुवीकरण कराते हैं? हम कब कहते हैं कि हिंदू श्रेष्ठ है मुसलमानों से? हम कहते हैं कि हिंदू जो है वो सिख से श्रेष्ठ है? हम कहते हैं कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है, कोई देश के अंदर छूत अछूत नहीं है, सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा। हमारे लिए तमिलनाडु भी जितना हमारा है उतना ही हमारे लिए महाराष्ट्र है, उतना ही हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट है। हमारे मणिपुर के भाई बहन चाहे हम उनसे न मिलते हो, लेकिन वो हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, हम उनके साथ हर समय खड़े हुए हैं। हम ऐसी कौन सी बात करते हैं जिससे देश को कोई नुकसान होता है? हम तो देश की जनता को असलियत बताते हैं। अगर सत्ता पक्ष ये चाहता है केवल गोदी मीडिया रह जाए देश के अंदर, यूट्यूब चैनल्स खत्म हो जाए और गोदी मीडिया के माध्यम से लोगों को हिंदू मुसलमान के उसमें भेज दिया जाए और वो अपनी नौकरी की बात ना करें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं तो शिक्षक रहा हूं, शिक्षक के रूप में तो मेरे छात्रों के प्रति और अगली जनरेशन के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, मरते दम तक उसको करता रहूंगा। जो रोकना है रोक लो, तुम देखते हैं कैसे रोकते हो। जी सर, और आज इसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और बिल्कुल पोल खोल कर रख दी है।
और देखिए वो कह रही है कि हमें सबसे पहले स्वतंत्र अभिव्यक्ति और संगठन के अधिकार को हासिल करना चाहिए और इन अधिकारों की रक्षा जान देकर भी करनी चाहिए। और महात्मा गांधी जो है वो कहते हैं कि प्रेस की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि जो चीजें हम छपी हुई देखना चाहें सिर्फ उन्हीं की अनुमति दे। इस तरह की आजादी से तो कोई अत्याचारी भी सहमत हो जाएगा। नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी का मतलब है कि हम जो ना चाहें उनकी भी अनुमति दें और अपनी आलोचना बर्दाश्त करें। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसके बाद ये उन्होंने लिखा है कि ये दो उदाहरण बताते हैं कि हमारे नागरिकों को मिली अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए वर्षों तक लाखों लोगों ने लड़ाई लड़ी है। नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की महान विरासत है। आजाद भारत के इतिहास में कभी कोई सरकार नागरिकों को मिली स्वतंत्रता को कुचलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और आज एक तरफ सत्ता के जोर से पूरे मीडिया को सरकारी भूखू बना दिया गया है, दूसरी तरफ भाजपा सरकार ब्रॉडकास्ट बिल लाकर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, यहाँ तक कि निजी हैसियत में लिखने बोलने वालों की जुबान पर ताला लगाने की तैयारी कर रही है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। देश ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सर कोई तो है जिसने अब ये पहली आवाज है जो उठाई है। प्रियंका गांधी ने बोला है इस बारे में, और भी अभी तो जानते हैं कि विपक्ष भी लगातार इसका विरोध करेगा ही। तो प्रियंका गांधी ने जिस तरह की बातें की है, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो इंदिरा गांधी थी 1977 में, अगर पूरे नॉर्थ इंडिया से उनका सुपड़ा साफ हो गया था। किसने साफ हो गया था? इसीलिए साफ हुआ था कि देश के लोकतांत्रिक आवाज को रोकने का प्रयास किया था। प्रेस पे उन्होंने पाबंदी लगाई थी और जनता, गरीब जनता, गांव की जनता, जहां तक उस जमाने में हमारे संवाद नहीं पहुंच पाते थे, वो भी इतनी रुष्ट हुई थी। 3-3, 4-4 लाख वोट से कांग्रेस के कैंडिडेट्स हारे थे। और आज के तारीख में तो इनकी बैसाखी पे चलती हुई सरकार है, कोई इनकी बहुमत की सरकार नहीं है। ये तानाशाही लाने की कोशिश करें। अगर ये चाहते हैं कि भाई, यही तो बात हो रही थी इलेक्शन के पहले, जो मुद्दा बनाया था इंडिया अलायंस ने, ये संविधान बदलने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बदलने वाले हैं। अगर आपने लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार, जो बोलने का अधिकार है, अपने मत को प्रकट करने का अधिकार है, उसको छीन लिया, तो हमें और चीन में अंतर क्या रह जाएगा? हमें और नॉर्थ कोरिया में अंतर क्या रह जाएगा? हमारे और पुतिन के रूस में क्या अंतर रह जाएगा? हमारा देश अगर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर लोकतंत्र है, तो वहां यह है कि अखिल स्वामी चाहे तो राहुल गांधी को गाली दे, चाहे तो गाली न दे, मतलब उनकी नीतियों की खिलाफत करे और मोदी जी की नीतियों की खिलाफत करे। अरे मैं बताऊं, मेरे इलेक्शन के पहले पार्क में मुझे इसलिए गालियां दी, इसलिए मारने की धमकी दी कि मैं बीजेपी का विरोध करता हूं। मैंने एक आतंक बना देना, इतनी गुंडाई बना देना कि अगला आदमी बोलेगा तो उसे डर लगे। तो हम तो भैया डरने वाले हैं नहीं। हम तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, प्रयागराज के, पंडित चंद्रशेखर आजाद के इलाके के रहने वाले हैं, और सरदार भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, अशफाकुल्लाह खान को अपना आदर्श मानते हैं। अगर वो 18, 20 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ सकते हैं, तो 72 साल की उम्र में हमको त्याग देने में क्या परेशानी है? देश के लोकतंत्र को और संविधान को ये संवैधानिक चेंज करना चाहते हैं, मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि लोग ये न कह पाए कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो दलित है, जो ओबीसी है, उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। ये मनुवाद को स्थापित करने का और संविधान को खत्म करने का इनडायरेक्ट तरीका है जो मोदी जी ने सोचा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और जो ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी सरकार, जब कुछ नहीं होता तो यही होता है, जैसे नजूल हुआ, वक्फ बोर्ड हुआ, और इसी को लेकर जो भी राजनीति चल रही है, इस पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है। एक बार उनका बयान सुनवाते। वो कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुजूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ,
या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। इन्होंने पहले एंग्लो इंडियन का छीना था, आपको पता होगा। एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में है, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। और ये भाई जाति जनगणना एक स्टूल किट नेता हैं, वो बहुत किट कर रहे हैं, किट। मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए, और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमारा जो साथी कह रहा है, सहारनपुर में जिस तरह की घटना हुई है, पीलीभीत में एक महिला खेत पे गई, उसके साथ गलत घटना हुई। आज सुनने में आ रहा है अयोध्या में भी घटना हुई, और कन्नौज की मैं बता दूं, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ जो घटना हुई, और पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के एक झूठी कहानी बनाई, उसे पेड़ पे लटका करके बताया कि पेड़ पर वो अपनी आत्महत्या की, और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये पोस्टमार्टम किसकी वजह से नहीं हुआ है? वहां के बीजेपी के नेता हैं जिनकी वजह से पोस्टमार्टम उस बेटी का नहीं हुआ है। हम तो आपके तरफ से मांग करेंगे कि जिस बेटी को पेड़ पर लटकाया गया था कन्नौज की, जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसका दोबारा पोस्टमार्टम कर करके, और जो उसके बीजेपी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे उन पर भी इसी तरह बुलडोजर चलाया जाए। तो ये सारे मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने बोला है सर, इस पर आपकी टिप्पणी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, उन्नाव में नहीं बोले, इनका खुद का विधायक इन्वॉल्व था। लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे ने 5 लोगों को कुचल दिया, ये नहीं बोले। यही बिजनौर के अंदर हुआ, ये हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। अयोध्या के अंदर, क्योंकि अब ये नहीं, सहारनपुर में नहीं बोलेंगे, ये वहां नहीं बोलेंगे जो गोरखपुर में हुआ। अयोध्या का दूसरा कांड है, उस पर नहीं बोलेंगे। अयोध्या में इसलिए बोल रहे हैं पुराने वाले मोइन खान के मामले में कि वहां मुसलमान इन्वॉल्व है। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, अखिलेश यादव ने कोई गलत बात नहीं कही। अब इसको किसी को ट्रोल करना हो, बुरा लगा या अच्छा लगे, एक न्यायप्रिय आदमी, देश के न्यायप्रिय आदमी के हिसाब से मैं ये कहता हूं, आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए। क्योंकि ये बताया गया, ये मोइन खान के परिवार वाले ने बताया कि राजू नाम का एक लड़का, उस लड़की से उसके मैत्रिक संबंध थे, और वो कहता है इसमें चाचा मोइन का कोई लेना देना नहीं। और ये आज तक की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, आज तक ने इसको कवर किया है, वीडियो मेरे पास है। अब असली मुद्दा यह है कि अगर 10-15 दिन डीएनए टेस्ट में होता है, और नार्को टेस्ट करा लीजिए। अगर डीएनए टेस्ट में निकलता है कि मोइन खान दोषी है, तो मोइन खान को मार दीजिए, जो भी कानून सजा दे, कठोरतम उसको दे दीजिए। और राजू ने, अगर ये प्रेम संबंध था, और ये तो एक मुसलमान को केवल आप इसलिए परेशान करते हैं कि हम हिंदू मेजोरिटी में हैं, मैं इससे सहमत नहीं। देखिए, मैं मेजोरिटी में हूं या माइनॉरिटी में हूं, मैं कुवैत में रहूं या दुबई में रहूं, मैं बात सेकुलरिज्म ही की करूंगा। ना मैं अपने हिंदू धर्म को धोखा दूंगा, ना सनातन धर्म के पद से विचलित होऊंगा, ना मैं भगवान श्री राम को मानना छोड़ूंगा। लेकिन मैं केवल किसी का इसलिए विरोध करूं या उसको जीप में जिंदा जला दूं या उसकी लिंचिंग कर दूं कि वो माइनॉरिटी में है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा इस देश के प्रति कर्तव्य है, और इस देश को एकजुट रखना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं ये मांग करता हूं, अखिलेश यादव की बात से सहमत हूं, सारे जोखिम उठाते हुए मुझे गालियां पड़े तो पड़े, कि मोइन खान का, उस राजू का और उनका
डीएनए टेस्ट हो, अगर मोइन खान दोषी है तो उसको सजा दी जाए, नहीं उसको बाज्यत रिहा किया जाए। उसके तो आपने बेकरी में बुलडोजर चला दिया, और राजू नाम का लड़का उसी मोइन खान की फैक्ट्री में नौकर था। अब आप सोचिए, एक बेकरी आपने खत्म कर दी, 5-10 लोगों की नौकरियां आप खा गए, नौकरियां दे पाते नहीं। लखीमपुर में आपने बुलडोजर नहीं चलाया, उन्नाव में बुलडोजर नहीं चलाया, बिजनौर में बुलडोजर नहीं चलाया, अब ये सहारनपुर में बुलडोजर आप नहीं चलाएंगे। आईआईटी बीएचयू के अंदर जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ उस पर आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे। लेकिन जहां इस प्रकार से कहीं लगेगा कि नुजूल की लैंड है, कहीं लगेगा वक्फ बोर्ड है, कहीं लगेगा कोई खान है, अली है, तो भैया मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग एक परिवार है, और मैं किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं पसंद करूंगा। ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या है, बाबा साहब के सपनों की हत्या है, अगर किसी भी निर्दोष आदमी को इस प्रकार से बर्बाद किया जाए। जी बिल्कुल ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, देश के तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।